आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। इसमें हम बात करने वाले हैं कि डायबिटीज़ क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है और डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे करते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कौन सी उपाय करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं हूं डॉक्टर पठान और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले हम जान लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या है। डायबिटीज़ यानी कि शुगर एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त में मौजूद शुगर या ग्लूकोज का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिलता है और इंसुलिन नामक हार्मोन इस ग्लूकोज को शरीर की रक्त कोशिकाओं में जाने में मदद करता है ताकि उन्हें ताकत मिल सके। समय के साथ साथ खून में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होने के कारण कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इससे आपकी आंखें, किडनी और नसों को नुकसान हो सकता है। शुगर के कारण हृदय संबंधी समस्याएं और स्ट्रोक जैसी समस्याएं भी हो सकती है। यहाँ तक कि इसके कारण आपका कोई हाथ या पैर निकालने की आवश्यकता भी हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी डायबिटीज़ हो सकती है। इसका पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है। A1C नामक एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि आप अपनी शुगर को कितनी अच्छी तरह से नियंत्रित कर पा रहे हैं। व्यायाम करना, वजन पर नियंत्रित रखना और सही आहार लेना आपकी शुगर को नियंत्रित कर सकता है। आपको अपने ब्लड शुगर के स्तर का ध्यान रखना चाहिए और अगर डॉक्टर ने आपको दवाएं दी है तो उन दवाओं को बताए गए तरीके से समय पर लेना चाहिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंसुलिन का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंसुलिन। मधुमेह समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इंसुलिन की कमी से कैसे हमारा शरीर कार्य करता है या हमारा शरीर में ग्लूकोज का डाइजेशन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले भोजन के रूप में माना जाता है और हमारे भोजन के एक महत्वपूर्ण भाग में कार्बोहाइड्रेट होता है। हम जब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो पेट में जाकर ऊर्जा में बदलता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं। इस ऊर्जा को हमारे शरीर में मौजूद लाखों कोशिकाओं के अंदर पहुंचाना होता है ताकि हमारी कोशिका ग्लूकोज को जलाकर शरीर को ऊर्जा पहुंचाए। ये काम तभी संभव है जब हमारे अन्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन उत्पन्न करे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। बिना इंसुलिन के ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर सकता है और रक्तवाहिकाओं में एकत्रित हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को वो शक्ति नहीं मिल पाती है जो उसे चाहिए और व्यक्ति मधुमेह से ग्रस्त हो जाता है। अब बात करते हैं मधुमेह कितने प्रकार का होता है। डायबिटीज़ के 3 प्रकार होते हैं। डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ आपका शरीर इंसुलिन नहीं बना पाता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली अन्नाशय में मौजूद उन कोशिकाओं को खत्म कर देती है जो इंसुलिन बनाती है। टाइप 1 डायबिटीज़ की समस्या आमतौर पर बच्चे और युवाओं में देखी जाती है, हालांकि ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। टाइप 1 डायबिटीज़ से ग्रस्त व्यक्ति को जीवित रहने के लिए रोज़ाना इंसुलिन लेना पड़ता है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ में शरीर या तो इंसुलिन बनाता नहीं है या उसका सही से उपयोग नहीं करता है। डायबिटीज़ का ये प्रकार किसी भी उम्र में हो सकता है, बचपन में भी, हालांकि ये ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग के लोगों या बूढ़े लोगों में देखी जाती है। डायबिटीज़ का ये प्रकार सबसे आम है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है। ज़्यादातर मामलों में डिलीवरी के बाद ये डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। हालांकि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के बाद आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान टाइप 2 डायबिटीज़ भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं शुगर के लक्षण क्या है। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ के 3 प्रमुख लक्षण हैं। पहला है ज़्यादा प्यास लगना, दूसरा है ज़्यादा भूख लगना और तीसरा है पहले से अधिक पेशाब आना। डायबिटीज़ के शुरुआती लक्षण खून और पेशाब में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से संबंधित होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण एक जैसे होते हैं। डायबिटीज़ के अन्य लक्षण है, पहला है शरीर में पानी की कमी होना, दूसरा है वज़न बढ़ना या कम होना, तीसरा है घाव, छाले या कट जल्दी ठीक न हो पाना, चौथा है थकान होना, पांचवा है त्वचा में खुजली होना, 6 है मतली आना, 7 है मुंह सूखना, 8 है
उल्टी होना। 9 है इन्फेक्शन के प्रति अति संवेदनशीलता बढ़ना। 10 है धुंधला दिखना। शुगर के दौरान आपका शरीर आमतौर पर निर्जलित हो जाता है। निर्जलीकरण में आपको बहुत प्यास लगती है। रक्त में अतिरिक्त शुगर की उपस्थिति के कारण किडनी रक्त को साफ करने के लिए अधिक काम करने लगते हैं और मूत्र के द्वारा अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस कारण बार बार पेशाब आता है। अत्यधिक प्यास लगना और बार बार पेशाब आना ये मधुमेह होने के प्रमुख लक्षण है। कोशिकाओं में ग्लूकोज नहीं पहुंचने के कारण शरीर की ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है और मधुमेह का रोगी हमेशा थकान महसूस करता है और उसे जल्दी भूख लगने लगती है। शुगर से पीड़ित दोनों पुरुषों और महिलाओं को हाथ और पैरों की उंगलियों के बीच, गुप्तांगों के आसपास और स्तन के नीचे ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। वजन में कमी, मतली और उल्टी, बाल गिरना, धुंधली दृष्टि, त्वचा का सूखापन या खुजली होना मधुमेह के कुछ अन्य लक्षणों में शामिल है। अब सवाल यह आता है कि डॉक्टर को कब दिखाएं। डायबिटीज़ के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। पहला है अगर आपका ब्लड ग्लूकोज का स्तर डॉक्टर के द्वारा बताए गए स्तर से ज़्यादा है। दूसरा है ब्लड ग्लूकोज का स्तर डॉक्टर द्वारा बताए गए स्तर से कम रहना। तीसरा है लो ब्लड शुगर के लक्षण महसूस करना, जैसे कि पसीना आना, उलझन, बेचैनी, कमज़ोरी महसूस करना या फिर धुंधला दिखाई देना, बहुत तेज़ भूख लगना और मतली महसूस करना, चक्कर आना और सिरदर्द होना। ऐसे लक्षणों में आप डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के कारण क्या है, कॉजेस ऑफ डायबिटीज़। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण। टाइप 1 डायबिटीज़ का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इसमें आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, जो सामान्य रूप से खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस से लड़ती है, आपके अन्नाशय में मौजूद इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं को खत्म करने लगती है। इसके कारण आपके शरीर में इंसुलिन बहुत कम बचता है या बचता ही नहीं है। इससे शुगर कोशिकाओं में जाने की बजाय खून में जमा होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि टाइप 1 डायबिटीज़ आनुवंशिकी और पर्यावरणीय कारकों एक संयोजन से होती है। हालांकि अभी भी इसके कई कारक स्पष्ट नहीं हैं। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण। टाइप 2 डायबिटीज़ में आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगती है और आपका अन्नाशय इस बाधा से उभरने लायक इंसुलिन नहीं बना पाता है। शुगर कोशिकाओं में जाने की बजाय आपके खून में जमा होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के सटीक कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह आनुवंशिक और पर्यावरणीय संबंधी कारकों के कारण होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ और वज़न ज़्यादा होने का आपस में संबंध है, लेकिन इससे ग्रस्त हर व्यक्ति का वज़न ज़्यादा नहीं होता है। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कारण। गर्भावस्था को सुरक्षित व सही रखने के लिए गर्भानल के कुछ हार्मोन बनाती है, जिनके कारण कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में बाधा डालने लगती है। आमतौर पर इसकी प्रतिक्रिया में आपका अन्नाशय पर्याप्त मात्रा में एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है। हालांकि कभी कभी अन्नाशय ऐसा नहीं कर पाता है। जब ऐसा होता है तो आपकी कोशिकाओं में ग्लूकोज बहुत कम जा पाता है और ज़्यादा ग्लूकोज खून में रह जाता है, जिसके कारण जेस्टेशनल डायबिटीज़ की समस्या होती है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के जोखिम कारक क्या होते हैं। पहला है टाइप 1 डायबिटीज़ के जोखिम कारक। पहला है प्रतिरक्षा प्रणाली का कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाना। दूसरा है आहार संबंधी कारक। आहार में विटामिन डी कम लेना और बच्चे को बहुत जल्दी गाय का दूध पिलाना शुरू कर देना। तीसरा है पारिवारिक कारक। अगर आपके माता पिता या किसी भाई बहन को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपको भी ये होने का खतरा बढ़ जाता है। चौथा है पर्यावरणीय कारक। कोई वायरल बीमारी होने के कारण टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम कारक। इसमें पहला है वज़न। आपके टिश्यू जितने मोटे होंगे, आपकी कोशिकाएं इंसुलिन के कार्य में उतनी ही बाधा डालेगी। दूसरा है असामान्य कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर। अगर आपके शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छे कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा अधिक होता है। ट्राइग्लिसराइड्स का स्तर ज़्यादा होने के कारण भी टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा है शारीरिक गतिहीनता। आप शारीरिक रूप से जितने कम एक्टिव रहेंगे, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा उतना ही अधिक होगा। शारीरिक गतिविधि करने से वज़न नियंत्रण में रहता है और ग्लूकोज का उपयोग एनर्जी के रूप में होता है। 4 है हाई ब्लड प्रेशर।
ब्लड प्रेशर 140/90 mmHg से अधिक होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। पांचवा है पारिवारिक कारक। माता पिता या किसी भाई बहन को टाइप 2 डायबिटीज़ होने के कारण आपको ये होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 6 है पीसीओएस। महिलाओं में पीसीओएस होने के कारण टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। 7 है उम्र। टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा उम्र के साथ बढ़ता रहता है। 8 है गर्भावस्था। गर्भावस्था के कारण भी आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। और तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटीज़ के जोखिम कारक। इसमें पहला है किसी भी उम्र की महिला को प्रेग्नेंट होने पर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में इसका खतरा अधिक होता है। दूसरा है उम्र। 25 वर्ष की आयु से ज़्यादा उम्र की महिलाओं को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा अधिक होता है। तीसरा है वज़न। गर्भावस्था से पहले वज़न ज़्यादा होने से जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ से बचाव कैसे करें। प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। ब्लड शुगर को कैसे कंट्रोल करें। मधुमेह एक बीमारी है जिसका वजन आपके स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि आपकी जेब पर भी भारी होता है। मधुमेह रोगी दवाओं या इंजेक्शन को पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद या होम्योपैथिक उपचारों का पालन करके वो दवाओं या इंजेक्शन की ज़रूरत को कम कर सकते हैं। इसमें पहला है स्वस्थ आहार खाएं। शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपने आहार को मैनेज करना सबसे अच्छा तरीका है। आप अपने आहार में करेला, जौ, गेहूँ, हल्दी, काली मिर्च, लहसुन, सन बीज, ब्लूबेरी और जामुन आदि शामिल करें। सामान्य चावल के बजाय आप पके हुए चावल खाएं और कफ बढ़ाने वाले आहार जैसे कि घी, दही, चावल, आलू आदि से बचें। हर सुबह हरी चाय या तुलसी की चाय का सेवन करें। खाली पेट ब्लूबेरी के पत्ते खाएं। दूसरा है व्यायाम करें। शुगर को रोकने के लिए शारीरिक व्यायाम करना सबसे सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट के लिए व्यायाम जरूर करें। मधुमेह एक एरोबिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक और तेज चलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप हल्के व्यायामों के साथ शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे इनकी तीव्रता बढ़ाएं। जो रोगी इंसुलिन का सेवन करते हैं उनको व्यायाम करने से पहले अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर की जांच करवा लेनी चाहिए। चलना फिरना डायबिटीज़ में बहुत आवश्यक है। लंबे समय तक बैठे रहना आपकी हालत को और भी ख़राब कर सकता है। हर 90 मिनट के बाद थोड़ा सा चले या कोई भी चलने फिरने वाले कार्य करें। तीसरा है पर्याप्त नींद लें। अत्यधिक नींद और नींद की कमी भी आपकी हालत अधिक खराब कर सकती है। यह आपके स्वास्थ्य को भी जोखिम में डाल सकती है। पर्याप्त नींद ले। रात में देर तक जागने और दिन के समय सोने से बचें। 4 है सिगरेट और शराब न पिए। डायबिटीज़ में धूम्रपान और शराब पीने से बचें। यह कफ दोष को बढ़ाता है। 5 है मोटापा कम करें। मोटापा शुगर के लिए प्रमुख कारण है और मधुमेह से निपटने के लिए आपको पहले मोटापे का सामना करना पड़ेगा। 6 है तनाव से रहे दूर। तनाव शुगर को बढ़ाता है, इसलिए अपने आप को तनाव मुक्त रखें और खुश रहें। अब बात करते हैं डायबिटीज़ का परीक्षण कैसे करें। डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़। शुगर के लिए टेस्ट। ब्लड ग्लूकोज का परीक्षण आपके रक्त में ग्लूकोज नामक एक प्रकार की चीनी को मापता है, जैसे कि हीमोग्लोबिन A1C टेस्ट। इस परीक्षण का इस्तेमाल मधुमेह के निदान के लिए किया जा सकता है। यह टेस्ट यह भी दिखाता है कि पिछले 2 से 3 महीनों में अपनी डायबिटीज़ को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित किया गया है और क्या आपकी डायबिटीज़ की दवा को बदलने की ज़रूरत है। आपके A1C टेस्ट के रिजल्ट्स आपके औसत रक्त शर्करा के स्तर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। इसे आपका अनुमानित औसत ग्लूकोज कहा जाता है। HbA1c टेस्ट में अगर ब्लड ग्लूकोज का स्तर 6.5% या उससे अधिक आती है तो डायबिटीज़ होने की आशंका अधिक है। पहला है खाली पेट रक्त शर्करा की जांच करना, यानी कि फास्टिंग ब्लड शुगर। खून में शुगर की मात्रा की जांच के लिए इस टेस्ट में व्यक्ति को कम से कम 8 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं होता है। यह अक्सर पहला टेस्ट होता है जो प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के लिए जाँच करता है। अगर खाली पेट रक्त शुगर टेस्ट में रक्त शुगर का स्तर 126 के बराबर या उससे अधिक है तो डायबिटीज़ होने की आशंका अधिक होती है। दूसरा है खाने के बाद की रक्त शुगर जांच, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर। इस टेस्ट में भोजन करने के ठीक 2 घंटे बाद रक्त शुगर का स्तर जांच होती है। यह शुगर के निदान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला
वाला टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट को ये देखने के लिए प्रयोग किया जाता है कि शुगर वाले व्यक्ति भोजन के साथ सही मात्रा में इंसुलिन ले रहे हैं या नहीं। खाने के बाद की ब्लड ग्लूकोज की जांच परिणाम में अगर ब्लड शुगर लेवल 200 मिलीग्राम पर डीएल के बराबर या उससे अधिक है तो डायबिटीज होने की आशंका अधिक है। तीसरा है रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। आरबीएस में अपने आखिरी बार क्या खाया की परवाह किए बिना ब्लड ग्लूकोज की जांच की जाती है। पूरे दिन में कई रैंडम माप किए जा सकते हैं। रैंडम टेस्ट उपयोगी है क्योंकि रक्त ग्लूकोज का स्तर व्यापक रूप से भिन्न होता है। इसका मतलब एक समस्या हो सकता है। इस टेस्ट को एक आकस्मिक ब्लड ग्लूकोज टेस्ट भी कहा जाता है। रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट में अगर आपका रक्त शुगर का स्तर 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बराबर या उससे अधिक आता है या तो डायबिटीज़ होने की आशंका अधिक है। 4 है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का उपयोग भी प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के निदान के लिए किया जाता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट एक ग्लूकोज युक्त मीठा पेय पीने के बाद किए जाने वाला ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट की एक श्रृंखला है। ये परीक्षण आमतौर पर गर्भावस्था के दौरान शुगर के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं डायबिटीज़ का इलाज क्या है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। क्या शुगर हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? डायबिटीज़ हमेशा के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन डायबिटीज़ के प्रकार के आधार पर शुगर के स्तर को कंट्रोल करना, इंसुलिन और दवाओं से इसका इलाज किया जा सकता है। स्वस्थ आहार लेना, स्वस्थ वजन बनाए रखना और नियमित रूप से फिजिकल एक्टिविटी करना डायबिटीज़ के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पहला है ब्लड शुगर की जांच करना। आपके इलाज के प्लान के आधार पर आपके शुगर के स्तर को हफ्ते में कुछ बार चेक करने से लेकर कई दिन में 4 से 8 बार चेक करने की आवश्यकता हो सकती है। ध्यानपूर्वक शुगर टेस्ट करने से ही इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि आपका शुगर का स्तर सही है या नहीं। दूसरा है इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को जीवित रहने के लिए नियमित रूप से इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज और जेस्टेशनल डायबिटीज से ग्रस्त भी कई लोगों को इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है। इंसुलिन को एक पतली सी सुई की मदद से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। तीसरा है दवाएं। मधुमेह के इलाज में कौन सी दवाएं उपयोगी है? डायबिटीज़ के लिए कई दवाएं ली जा सकती है, जैसे कि पहला है मेटफॉर्मिन। यह दवा टाइप 2 डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को सबसे पहले दी जाती है। दूसरा है सल्फोनाइल यूरिया। यह दवा अन्नाशय में इंसुलिन बनाने में उत्तेजित करती है और शरीर को बेहतर तरीके से इंसुलिन का उपयोग करने में मदद करती है। तीसरा है मैग्लिटनाइड्स। चौथा है SGLT2 इनहिबिटर्स और पांचवा है GLP-1 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट। 6 है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में कुछ परिवर्तन डायबिटीज़ में सुधार ला सकते हैं, जैसे कि पहला है स्वस्थ आहार ले और सही वजन बनाए रखें। एक स्वस्थ आहार होता है जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियां हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा भी कम होनी चाहिए। दूसरा है शारीरिक गतिविधि। नियमित रूप से व्यायाम करना आपको डायबिटीज से बचा सकता है और जिन लोगों को पहले से ही डायबिटीज है उन्हें शुगर का स्तर नियंत्रित करने में भी मदद कर सकता है। तीसरा है साल में एक बार शरीर की और आंखों की जांच अवश्य कराएं। आपके डॉक्टर रेटिना, मोतियाबिंदु और ग्लूकोमा की जांच करेंगे। 4 है तनाव ना ले। ज़्यादा तनाव लेने से आपका शरीर जो हार्मोन बनाता है वे हार्मोन इंसुलिन को सही से काम नहीं करने देते। इसके कारण खून में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और आपको ज़्यादा तनाव होने लगता है। इसके लिए आराम देने वाली तकनीकों की सहायता ले और पर्याप्त नींद लेने का प्रयास करें। 5 है अपने पाँव हल्के और गुनगुने पानी से रोज़ाना धोए और पाँव से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर के पास जाए। 6 है शराब न पिए और अगर पीते हैं तो इस आदत को छोड़ने का प्रयास करें। 7 है अपने ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें। 8 है अगर आप धूम्रपान करते हैं या किसी अन्य प्रकार के तंबाकू का सेवन करते हैं तो तुरंत छोड़ने का प्रयास करें। 9 है डायबिटीज़ के कारण आपको गंभीर मसूड़ों के इन्फेक्शन को हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मसूड़े में लाल हो रहे हैं या सूज आ रही है तो तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास जाएं। अब बात करते हैं डायबिटीज़ के नुकसान के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़। हाई ब्लड शुगर आपके शरीर में अंगों को और ऋतुओं को नुकसान पहुंचाता है। आपका ब्लड शुगर जितना अधिक होगा और जितनी देर
ये रहेगा उतना ज़्यादा खतरा इससे नुकसान होने का होगा। पहला है हृदय रोग, दिल का दौरा और स्ट्रोक। दूसरा है डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी कि नसों को नुकसान। तीसरा है डायबिटिक नेफ्रोपैथी, किडनी को नुकसान। चौथा है डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आंखों को नुकसान। पांचवा है बहरापन। छः है डायबिटिक फुट यानी कि पैरों को नुकसान, जैसे संक्रमण और घाव को ठीक नहीं होते हैं। सात है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जैसी स्किन डिसीज होना। आठ है डिप्रेशन। नौ है डिमेंशिया यानी कि मनोभ्रम। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के नुकसान, अनियंत्रित गर्भपात, मधुमेह से माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकते हैं। पहला है समय से पहले जन्म होना। दूसरा है जन्म के समय सामान्य से अधिक वजन होना। तीसरा है बाद में जीवन में टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ना। चार है लो ब्लड शुगर होना। पाँच है पीलिया होना। छः है स्टिल बर्थ होना। सात है माँ को हाई ब्लड प्रेशर होना यानी कि प्री इक्लाम्सिया या टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियाँ हो सकती है। सीजरियन डिलीवरी भी करनी पड़ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये शुगर से संबंधित जानकारी आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।